नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका न्यूज़ोदय में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टाइम्स ऑफ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज़ोदय में हम आपको बताएंगे आज की तमाम हलचल। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड कोर्ट से जमानत मिल गई है। नारायण को 15,000 की जमानत राशि पर रिहा किया गया है। इसके अलावा नारायण राणे को 30 अगस्त और 13 सितंबर को रायगढ़ क्राइम ब्रांच के सामने भी पेश होना होगा। गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। राणे ने कहा कि मैंने थप्पड़ मारने की बात नहीं की और मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। वहीं नारायण राणे की मुश्किल अभी कम नहीं हुई है। जमानत मिलने के बाद अब नासिक और पुणे पुलिस उन्हें नोटिस भेजेगी। नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिवसेना कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कोविड नियमों के उल्लंघन करने को लेकर शिव सैनिकों पर यह मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर में 50 से 60 लोगों का नाम है। मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा 70 साल में जो कुछ बना है सरकार उसे बेच रही है। उसकी नीतियां 2-3 उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। पंजाब कांग्रेस के कई मंत्रियों ने अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग की है। कैप्टन हटाओ कांग्रेस बचाओ मुहिम के तहत पंजाब कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक दिल्ली आने वाले हैं। हाईकमान से मिलने के लिए 5 नेताओं का प्रतिनिधि मंडल निकल चुका है। जयपुर में कांग्रेसी कॉर्पोरेटर ने कथित तौर पर टीबी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर एक स्टाफ की पिटाई कर दी। नर्सिंग स्टाफ के अनुसार कॉर्पोरेटर वैक्सीनेशन के लिए लगी लाइन को तोड़कर अपने कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लेकर आ गए, जिसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी। साइबर संबंधित पोर्नोग्राफी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से राज कुंद्रा को राहत मिली थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा को अंतरिम राहत दी है और उनके जमानत की सुनवाई आज तक के लिए सुरक्षित कर ली थी। पश्चिम बंगाल राज्य शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर 5 महिला शिक्षिकाओं ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। यह 5 महिला शिक्षिकाएं अपने घर से दूर जिले में पोस्टिंग का विरोध कर रही थी। यह सभी बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं। सभी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिहार के पूर्णिया में अपराधियों का हौसला काफी बढ़ गया है। शहर के मधुबनी टीओपी थाना में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल पूर्णिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने प्लम्बर मिस्त्री की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पीड़ित काम करके देर रात घर लौट रहा था, तभी घात लगाए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। राम मंदिर के लिए 115 राष्ट्र और 7 महाद्वीपों से शुद्ध जल लाया गया है। तांबा के सील लोटे में इन सभी राष्ट्रों का पानी सभी देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। इससे जुड़ी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में होगी। आईआईटी कानपुर ने सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को खारिज कर दिया है। आईआईटी कानपुर ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर से पहले तीसरी लहर नहीं आएगी। आईआईटी ने स्कूल कॉलेज खोलने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव आज होगा। चुनाव के बाद वोटों की गिनती भी आज ही होगी। चुनाव में 132 निर्दलीय समेत कुल 312 उम्मीदवार मैदान में हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का विशेष दीक्षांत समारोह आज होगा। दीक्षांत समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में पोस्ट ग्रेजुएट व अंडर ग्रेजुएट में 317 गोल्ड मेडल, पीएचडी की डिग्री के लिए 344, एमडी और एमएस के लिए 16 और एमफिल के लिए 82 डिग्रियां दी जाएंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण आज से डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत वेटिंग लिस्ट के आवेदकों को फ्लैट के आवंटन के लिए ड्रॉ आयोजित करने जा रहा है। फ्लैटों के आवंटन का ड्रॉ रैंडम नंबर जनरेशन सिस्टम पर आधारित होगा। तालिबान ने अफगानी नागरिकों के लिए फरमान जारी किया है। तालिबान ने अफगानी नागरिकों के एयरपोर्ट जाने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका को भी तालिबान ने हिदायत दी है कि वो अफगानियों को ले जाना बंद करे। अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीख बढ़ाने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि 31 अगस्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और अमेरिकी आर्मी अफगानिस्तान से वापस लौट आएगी। G7 के नेताओं ने बैठक के बाद साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि आतंकवाद को रोकने, मानवाधिकार और महिला अधिकारियों की रक्षा के लिए तालिबान जिम्मेदार होगा। साझा बयान में G7 ने कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जिम्मेदारी भी तालिबान की होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 45 मिनट तक बातचीत की। इस मुद्दे पर हुई दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई यह बातचीत काफी अहम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने 23 अगस्त को तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला गनी बरादर से मुलाकात की। यह हाई लेवल मीटिंग अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुई। अल्जीरिया के वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि उनका देश मोरक्को के साथ सभी तरह के रिश्ते खत्म कर रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी के बीच अल्जीरिया ने यह ऐलान किया है। करीब एक हफ्ते पहले अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के रिश्ते पर विचार करने की बात कही थी। टेनिस में बाढ़ की वजह से 7 महीने के जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। टेनिस में आई बाढ़ की वजह से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गो फंड मी नाम का पेज लोगों के अंतिम संस्कार के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। हैती में बीते हफ्ते आए भूकंप के बाद सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब इन भूकंप प्रभावितों के पास रहने के लिए आशियाना नहीं बचा है। ऐसे लोगों के लिए अब जीवन यापन एक बड़ी समस्या हो गई है। रूस में इंटरनेशनल आर्मी गेम्स जारी है। इस गेम में कतर, ताजिकिस्तान, ब्राजील, साइप्रस के अलावा कई देश शामिल हैं। इस गेम में करीब 7000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक की मंगलवार को शानदार शुरुआत हो गई। उद्घाटन समारोह से पहले जमकर आतिशबाजी हुई। उद्घाटन समारोह के दौरान जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भी करतब दिखाया। और इस समय की बड़ी खबर, नारायण राणे को कोर्ट से बेल मिल गई है। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री, 15,000 के मुचलके पर उन्हें बेल मिली। दरअसल 30 अगस्त को 13 अगस्त को अब लगानी होगी हाजिरी। और रायगढ़ क्राइम ब्रांच में जिस तरह से उनकी पेशी हुई, 15,000 की मुचलके पर उन्हें बेल मिली है। नारायण राणे को कोर्ट से बेल मिल गई तो नारायण राणे को राहत तो ये मिली, लेकिन इसके साथ ही अब एक अलग तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगी। दरअसल नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई थी कल। जिस तरह से एक लंबा पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, नाटकीय घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिला, उसके बाद में नारायण राणे की गिरफ्तारी की गई। नारायण राणे ने हालांकि जब वो बेल पर वापस आए, बाहर आए, तो इस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, ये जो बवाल हुआ वो समझ से परे है। एक मिनट साइम चौथा, एक मिनट तो 15,000 की जमानत राशि पर रिहा हो चुके हैं नारायण राणे। अब 30 अगस्त और 13 सितंबर को क्राइम ब्रांच के सामने उन्हें पेश होना होगा। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नासिक और पुणे पुलिस राणे को नोटिस भेजेगी। हालांकि आसार बताए जा रहे हैं कि नासिक पुलिस जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई उसको लेकर कल एक अलग तस्वीर देखने को मिली थी। सोमवार का पूरा दिन महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल से भरा रहा। बीजेपी नेता नारायण राणे के विवादित बयान के बाद में जमकर हंगामा हुआ। नारायण राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई जगहों पर झड़प हो गई, पथराव हुआ, लाठियां चली। नारायण राणे को आखिरकार गिरफ्तार किया गया और फिर शुरू हुई कोर्ट कचहरी की कार्रवाई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय. किती वर्ष तिलक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली. एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी. नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर ये बयान दिया और महाराष्ट्र में भूचाल आ गया। अपने नेता के लिए ऐसी भाषा शिव सैनिकों से बर्दाश्त नहीं हुई और वो सड़कों पर उतर गए। खूब हंगामा बरपा। हालात ऐसे पैदा हो गए कि बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प तक हो गई। राणे के विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। फिर गिरफ्तारी के बाद वकीलों की फौज राणे के बेल के लिए लगी रही और आखिरकार सोमवार रात को उन्हें बेल भी मिल गई। कोर्ट ने राणे को 15,000 रुपए के मुचलके पर बेल दी है। कोर्ट ने 30 अगस्त और 13 सितंबर को राणे को रायगढ़ क्राइम ब्रांच में पेश होने को कहा है। नासिक और पुणे पुलिस को कोर्ट ने नोटिस देते हुए कहा है कि राणे को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। राणे साहब को जमानत पे छोड़ने का आदेश न्यायालय ने दिया है। उसी वक्त जमानत देते हुए न्यायालय ने इस महीने की 31 तारीख यानी मंडे और नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को
पुलिस स्टेशन यानी एसपी ऑफिस में, एलसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। उसी के साथ भविष्य में ऐसी घटना न हो, ऐसी भी कंडीशन न्यायालय ने डाली है। और अगर राणे साहब का वॉइस सैंपल लेना है तो 7 दिन की नोटिस पुलिस को देनी पड़ेगी। उसके बाद राणे साहब का वॉइस सैंपल अगर पुलिस को चाहिए तो वो पुलिस ले सकती है। नारायण राणे को बेल मिलने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और आधी रात जश्न मनाया। राणे की बेल के साथ खत्म हुआ ये दिन पूरा एक्शन पैक था। सिलसिलेवार तरीके से देखिए आखिर हुआ क्या था। ये शिव सैनिकों के स्टाइल का विरोध है। पत्थरबाजी, नारेबाजी, तोड़फोड़, लाठी, डंडे, सब कुछ। मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह भिड़ गए। शिव सैनिक नारायण राणे के घर के अंदर घुसने पर आमादा थे। नतीजा, पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। उद्धव की पुलिस उद्धव की सेना पर टूट पड़ी। नासिक में भी यही हुआ। बीजेपी और शिव सैनिकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। दोनों तरफ से कार्यकर्ता लाठी डंडों से लैस थे और एक दूसरे पर टूट पड़े थे। नासिक में ही शिव सैनिकों ने बीजेपी दफ्तर पर भी हमला कर दिया, शीशे तोड़े, नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी की। पुणे में शिव सैनिकों ने जय भवानी का नारा लगाते हुए बीजेपी दफ्तर पर कुर्सियां और पत्थर फेंके। सोलापुर में शिव सैनिकों ने नारायण राणे की तस्वीर पर जूते चप्पल की माला पहना दी। बचपन में मुर्गी चुराने वाले नारायण राणे को शिवसेना छोड़ने के बाद बाला साहेब ने एक बार मुर्गी चोर क्या कहा, उन्हें विरोधी इस नाम से भी चढ़ाने लगे। आज भी यही नजारा दिखा। नासिक, मुंबई, अमरावती, रत्नागिरी समेत कई शहरों में शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जो नारायण राणे ने महाड़ में जो वक्तव्य किया वो एकदम घटिया और गलत वक्तव्य है कि ये राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब के बारे में जो उन्होंने कुछ बोला वो उनको शोभा नहीं देती है कि वो अभी केंद्रीय मिनिस्टर हो गए हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए अब हम आप लोग क्या किसको क्या बोलना चाहिए। तो उनका जो आदत है वो कभी जाने वाली नहीं है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में उनका निषेध हो रहा है। हमारे महाड़ में उनके खिलाफ तकरार दर्ज किया गया है। दरअसल मामला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की विवादित टिप्पणी के बाद भड़का, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह दी थी। बयान गलत था तो बीजेपी ने उसे राणे का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ दिया। अलबत्ता अपने नेता का शिव सैनिकों पर उंगली उठाना बचाव किया। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संतुलन हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी, बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संतुलन हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को जिस प्रकार से जनता का अपार स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, उससे तिलमिलाई कांग्रेस की और शिवसेना की और एनसीपी की महाराष्ट्र सरकार ने सारी मर्यादाओं को भंग करते हुए, संविधान और कानून की अवहेलना करते हुए इस प्रकार की हरकत की है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जवाबदेही उस राजनीतिक दल की भी बनती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार का पूर्ण रूप से कांग्रेसीकरण हो चुका है। तो कुल मिलाकर 2 गलतियां हुई। पहली गलती नारायण राणे से और दूसरी गलती शिव सैनिकों से। लेकिन शिव सैनिकों को राणे के बयान ने इतना आहत किया कि उनके खिलाफ पुणे, रायगढ़ और नासिक में ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज करा दी गई। पुणे और नासिक पुलिस ने तो उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया। दोपहर होते होते रत्नागिरी पुलिस ने राणे को गिरफ्तार कर लिया। यह अपने आप में दुर्लभ वाकया है जब किसी केंद्रीय मंत्री के महज एक बयान की वजह से गिरफ्तारी हुई। वरना सच ये है कि राजनीति के बयान वीरों की जुबान मौके बेमौके फिसलती रहती है और उन्हें कभी चेतावनी भी नहीं दी जाती है। लेकिन इस बार गिरफ्तारी हुई और रात तक बेल भी। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
हालांकि ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चला ये अभी खत्म नहीं हुआ है। देखने वाली बात है कि अब आगे इसका क्या स्वरूप नजर आता है। और आइए अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं खबरें राज्यों की। देखिए आपके राज्य की खबर सिर्फ 1 मिनट में। पंजाब कांग्रेस का विवाद हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब एक बार फिर से पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को घेरने के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक साथ कई विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री भी हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन को सीएम पद से हटाने के लिए एक टीम देहरादून जाकर हरीश रावत से बात करेगी और फिर वही टीम दिल्ली आएगी। इससे पहले इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर सभी असंतुष्ट विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई। हालांकि बाद में कुछ विधायकों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कैप्टन के खिलाफ लिखी गई किसी भी चिट्ठी पर कोई हस्ताक्षर किया है, जिसके बाद कैप्टन को हटाने वाली चिट्ठी को लेकर फूट पड़ती दिखी। 7 विधायकों ने कहा कि उन्होंने किसी भी चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इधर नाराज कांग्रेस विधायक और मंत्रियों का कहना है कि कैप्टन की लीडरशिप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सीएम का बदलना जरूरी है, नहीं तो इसका असर पंजाब कांग्रेस पर भी दिखेगा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार बिहार में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसी के साथ साथ बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव 11 चरणों में होगा। 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, 29 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा, तीसरे चरण के लिए 8 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 20 अक्टूबर को चौथे चरण के लिए वोटिंग होगी, 24 अक्टूबर को 5वें चरण के तहत वोटिंग की जाएगी, 12 दिसंबर को 11वें चरण के लिए वोटिंग होगी। हर चरण की वोटिंग के एक दिन बाद वोटों की गिनती होगी। 6 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मतदाता इस बार वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि बिहार के उन इलाकों में आखिरी चरण में चुनाव होंगे जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के नहीं पहुंचने को लेकर बीजेपी अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने इसे लेकर अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचकर अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्ग की बात करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। केशव मौर्य ने भी इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया और लिखा है कि अखिलेश यादव की ओर से पिछड़े वर्ग की बात करना केवल ढोंग है। इसी मामले पर स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट किया है और लिखा है, अखिलेश यादव अपने घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। यूपी बीजेपी के और भी कई नेताओं ने इस मामले पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले 21 अगस्त को यूपी का पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया था और 23 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। टाइम्स नाउ नवभारत ने दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। दिल्ली दंगों के आरोपी अबू बकर को लेकर यह बड़ा खुलासा, वही अबू बकर जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, वही अबू बकर जिस पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। टाइम्स नाउ नवभारत ने उसके पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। स्टिंग ऑपरेशन में अबू बकर ने दिल्ली दंगों को लेकर बहुत कुछ कबूल किया है। मेरे ऊपर जो मुकदमा बनाया उन्होंने, वैसा तो कोई बना नहीं मामला। उन्होंने बनाया कि अबू बकर के गुंडे आए और मोहताबाद गांव, असल में वहाँ वही था कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था ना, तो उस इलाके से, फैजाबाद इलाके से। स्टिंग ऑपरेशन के चलने के बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई। सबूत के तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत के इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मांगा। सर, आपने जैसे देखा खुलासे के बारे में हमारा, और आपकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आई थी कि हम क्लिप आपको हैंडओवर करें। तो सर ये वो क्लिप है, ये पूरी पेन ड्राइव है जिसमें पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन है, किस तरीके से ये धन परिवर्तन होता था और कैसे दिल्ली दंगों में इन लोगों की साजिश थी, उसके बारे में। टाइम्स नाउ नवभारत का ये स्टिंग ऑपरेशन अबू बकर के खिलाफ कोर्ट में एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है, क्योंकि ये महज एक स्टिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि दिल्ली दंगों में अबू बकर के रोल का पूरा कन्फेशन है। दिल्ली से प्रियांक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
और आइए अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हथियारों के साथ तालिबानी अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ठुमके लगा रहे हैं। आखिर क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए टाइम्स ऑफ भारत के खास सेगमेंट फैक्ट चेक में। असॉल्ट राइफल के साथ लड़ाके डांस कर रहे हैं। इस जश्न में एक दो नहीं, कई लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर ने टोपी पहन रखी है। बैकग्राउंड में तेज आवाज में गाना बज रहा है। गाने की धुन पर सभी हथियार बंद लड़ाके स्टेप बाय स्टेप मिलाकर डांस धमाल कर रहे हैं। डांस के साथ हथियार की नुमाइश हो रही है। कभी हथियार को ऊपर आसमान में लहरा रहे हैं तो कभी जमीन पर तान रहे हैं। डांस भी ऐसे कर रहे हैं जैसे ये सभी प्रोफेशनल डांसर हैं। चेहरे पर ऐसी खुशी जैसा कि हजारों ख्वाहिशें पूरी हो गई हो। दिलों की हर ख्वाहिश दामन में भर गए हो। कुछ लोग हाथ उठा उठाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाके जीत के जश्न में डांस धमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म से दावा किया जा रहा है कि असॉल्ट राइफलों के साथ नाचते हुए ये वो तालिबानी हैं जो वर्दक पर कब्जा करने के बाद जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद हमें भी जानने की इच्छा हुई कि क्या ये वाकई में तालिबानी लड़ाके का वीडियो है। इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए जैसा कि टाइम्स नाउ नवभारत की फैक्ट चेक टीम तमाम तरह के टूल्स का इस्तेमाल करती है, वैसा इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए भी हमने किया। हमने अपने अफगानिस्तान रिपोर्टर के पास इस वीडियो को भेजा। हमारे रिपोर्टर ने इस वीडियो को लेकर तमाम रिसर्च किए, तालिबानी लड़ाके को इस वीडियो को दिखाया। उधर अफगानिस्तान में तो हम इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश कर ही रहे थे। इधर हमारे न्यूज रूम में फैक्ट चेक टीम भी इस वीडियो का सच जानने में जुटी थी। हमने अपने न्यूज रूम के रिसर्च टीम की मदद ली। टाइम्स नाउ नवभारत के फैक्ट चेक टीम ने गूगल पर इस वीडियो को डालकर कई लिंक खंगाले, वीडियो का फ्रेम टू फ्रेम मिलान किया, तमाम वेबसाइट खंगाले। इतना सब करने के बाद हमें पता चला कि यह वीडियो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके का है, जहां शादी के दौरान हथियारों के साथ जश्न मनाया गया। उधर अफगानिस्तान से भी हमारे रिपोर्टर ने इस बात की तस्दीक की कि यह वीडियो अफगान के तालिबानी लड़ाकों का नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कभी महिलाओं को पीटते हुए, कभी नारे लगाते हुए, कभी हथियारों की नुमाइश करते हुए। इनमें से कुछ वीडियो तो सच भी है, लेकिन कई पुराने वीडियो भी तालिबानी लड़ाकों के नाम पर वायरल हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको इसी तरह की वीडियो की सच्चाई आपके सामने रखा था। पाकिस्तान की शादी का यह वीडियो 4 महीना पुराना है। 1 मिनट 34 सेकंड के इस वीडियो में लोग हथियारों के साथ शादी का जश्न मना रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत अपने खास सेगमेंट फैक्ट चेक में इसी तरह के देश दुनिया में वायरल हो रहे वीडियो, तस्वीर और न्यूज की हकीकत आपको बताता रहता है।
सोशल मीडिया के वीडियो तस्वीरों को आप जरूर देखिए, लेकिन इन वीडियो और वायरल खबरों की हकीकत और 100% सच्चाई जानने के लिए आपका अपना न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत का फैक्ट चेक देखना बेहद जरूरी है, ताकि आप सच जान सकें। आप सच जानेंगे तभी बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम पर राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया है। राहुल के आरोपों पर स्मृति ईरानी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। देयर इज एन एक्सक्यूज दे हैव कम अप विद दैट वी आर लीसिंग दिस, right? You are leasing, for example, you are leasing a gas pipeline. You are leasing it for 1% of the value. How much money have the Indian people put into building that pipeline? Thousands and thousands and thousands and thousands of crores have been put into that to create that asset. Now you're going to take a little bit of rent from that asset and you're going to gift the asset to these people. And what's going to happen after 40 years? Who knows? Who knows what's going to happen after 40 years? सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ओनरशिप हर एसेट की भारत सरकार के पास रहेगी। शायद दिक्कत राहुल जी को इस बात की है। मैं दोबारा प्रश्न करती हूँ कि जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब रेलवे स्टेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए या उसको मोनेटाइज करने के लिए आरएफपी कांग्रेस की सरकार ने निकाला, तब क्या राहुल गांधी देश बेच रहे थे? काबुल में हर दिन तालिबान का एक नया प्लान बन रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान के कब्जे को लेकर G7 की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में 5 सूत्री प्लान तैयार किया गया है। ये प्लान क्या है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपने भविष्य के लिए हर दिन नई लड़ाई लड़ रहे अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान सरकार बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ G7 के देशों ने एक अहम बैठक की है, जिसमें अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर बातचीत की गई। साथ ही एक 5 सूत्रीय प्लान भी तैयार किया गया है। इस प्लान के मुताबिक प्लान नंबर 1 अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना, प्लान नंबर 2 आतंक के शिकार लोगों तक मदद पहुंचाना, प्लान नंबर 3 मानवता के आधार पर अफगान लोगों की मदद करना, प्लान नंबर 4 अफगान लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, प्लान नंबर 5 अफगानिस्तान में नई सरकार से डील करने के लिए नीति बनाना। एक तरफ G7 की बैठक में नए नए प्लान बनाए गए, तो दूसरी तरफ तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान की धरती पर जो विदेशी सेनाएं मौजूद हैं, वो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ दे। तालिबान के इस बयान को एक तरह से वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए G7 की जो बैठक हुई, उसके बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान से विदेशियों और अफगान लोगों को सुरक्षित तरीके से बचाने की बात सबसे पहली प्राथमिकता है। इस बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तालिबान को आधिकारिक मान्यता देना है या नहीं, तालिबान पर कुछ प्रतिबंधों को लागू करना, तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए बाध्य करना। इन सारी बातों के बाद भी सवाल यही है कि क्या तालिबान को इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। दूसरी तरफ G7 की बैठक के ठीक बाद अमेरिका ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और अफगान नागरिकों को निकालने के लिए जो समय सीमा तय की गई है, उसे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस बैठक में कनाडा ने कहा कि तालिबान एक आतंकी संगठन है, उसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। जर्मनी ने कहा कि अमेरिका के बगैर रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं है।
अमेरिका ने कहा कि तय समय में लोगों को अफगानिस्तान से निकाला जाएगा। फ्रांस ने कहा कि 31 अगस्त के बाद भी विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान में रहेगी। इधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने तालिबानी नेता मुल्ला गनी बरादर से मुलाकात की है। CIA के डायरेक्टर और तालिबानी नेता के बीच यह हाई लेवल मीटिंग अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुई। इसके साथ ही काबुल में ही एक तालिबानी डेलीगेशन ने चाइनीज राजदूत से मुलाकात की है। इसी तरह एक तालिबानी टीम पंजशीर में अहमद मसूद से मुलाकात करने पहुंची है। सूत्रों की माने तो तालिबान अहमद मसूद से सार्थक बातचीत करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो इन दिनों जमकर वायरल हो रही हैं। क्या करना था लास्ट टाइम, क्या करना था मैंने ना बर्थडे पे? लास्ट टाइम तूने करा क्या? हमने मुंह से रात को केक काटा। माने या ना माने, जन्मदिन पर हर लड़की ये उम्मीद करती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे पैम्पर करे, खासकर उसके जन्मदिन पर उसे स्पेशल फील कराए। तेरा कौन सा बर्थडे पे मैंने कितनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन कर दी? तूने एक बर्थडे पे करी थी। इस बार नहीं, तूने मेरे सबसे पहले बर्थडे पे डेकोरेशन करी थी, ठीक है? और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर शामत आनी तो तय है। ऐसी ही एक महिला का वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है जो अपने बॉयफ्रेंड से नाराज है। दूसरे वाले बर्थडे पे भी हम पूरा दिन घूमे थे। मेरे को घूमना नहीं है। पूरा दिन घूमे थे हम। मेरे को घूमना ही नहीं है। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को समझा रही है या यूं कहें कि धमका रही है कि उसके बर्थडे पर कुछ खास होना चाहिए। इसके साथ साथ लड़की ये भी बता रही है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर कितनी तैयारी करती है। तेरे बर्थडे पे जो मैं करती हूँ मैं तेरे को बताती हूँ। मैं तेरे से पूछती हूँ कि क्या करूँ तेरे बर्थडे पे। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ रही है। अगर तूने कुछ प्लान नहीं किया होगा से जो मैं केक नहीं काटूंगी, मैं केक सच्ची में तेरे मुंह पे मार दूंगी लाएगा तो। शादी का मंडप है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, इसके साथ परिवार के लोग और दूल्हा दुल्हन के दोस्त भी खड़े हैं। ये मंडप के अंदर टग ऑफ वॉर यानी खींचतान का खेल खेल रहे हैं, लेकिन खेल खेल में खेल हो गया। शादी के दौरान मंडप में मस्ती चल रही थी। लाल दुपट्टे को खींचने की रस्म चल रही थी। एक तरफ की टीम ने दुपट्टा खींचा और दूसरी तरफ के लोग मंडप में ही गिर गए। एक महिला तो हवन कुंड के ऊपर जा गिरी, एक शख्स का हाथ सीधा हवन कुंड में गया। गनीमत की बात रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। यह वीडियो सोशल साइट्स पर धूम मचा रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर ठहाके लगा रहे हैं। ये मुंबई पुलिस का नया टैलेंट है। मुंबई पुलिस के YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई पुलिस के बैंड ग्रुप ने सिंगर मॉन्टी नॉर्मन के जेम्स बॉन्ड थीम को रिक्रिएट किया है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस के जवानों ने अभिनेता डैनियल क्रेग की आने वाली फिल्म नो टाइम टू डाई के गाने के साथ इसमें एक ट्विस्ट भी जोड़ा। सैक्सोफोन से लेकर क्लैरिनेट तक मुंबई पुलिस के जवानों ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया है। इस वीडियो में सभी पुलिसकर्मी शानदार अंदाज में जेम्स बॉन्ड के थीम ट्रैक को रिक्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नो टाइम टू डाई का इंतजार कर रहे दर्शक और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सीरिया के दमस्कस शहर का कैफे इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चित है क्योंकि इस कैफे को खास बनाते हैं यहाँ के वेटर्स। इस कैफे में जितने भी वेटर्स हैं वो डाउन सिंड्रोम के मरीज हैं। बावजूद इसके इस कैफे की सर्विस वर्ल्ड क्लास है। ये वेटर्स और वेट्रेसेस न सिर्फ अच्छी सर्विस दे रहे हैं बल्कि ग्राहकों की तालियां बटोर रहे हैं। सिंगिंग और डांसिंग से कैफे के माहौल को शानदार बनाकर रखा है। इस कैफे को एक लोकल एनजीओ संचालित करता है जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आता है। ऐसे प्रोजेक्ट से डाउन सिंड्रोम के लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा होने का मौका मिलता है।
कोरोना का कहर झेलने के बाद दुनिया के कई देशों में लोगों के जीवन जीने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। ज्यादातर देशों में सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले लोगों से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। इसी से बचने के लिए इटली के एक युवक ने अनोखा तरीका निकाला है। इस वीडियो में देखिए कैसे युवक ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के QR कोड को टैटू की तरह अपने हाथों पर गुदवा लिया है। जब इस बारे में युवक से पूछा गया तो उसने बताया कि हर जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाने से बचने के लिए उसने ये तरीका अपनाया है। उसने बताया कि अब वो कहीं भी आराम से आ जा सकता है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछे जाने पर हाथ में गुदे टैटू को दिखा देता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही शख्स से किसी सार्वजनिक जगह पर सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया तो उसने अपने हाथ में गुदे टैटू को दिखा दिया। युवक के हाथ में सर्टिफिकेट के QR कोड का टैटू बनाने वाले कलाकार ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे लेकर अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।